हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो आपका 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसी का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिए, तभी पार्ट 2 को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, आपका इतिहास का 7वां चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और विजयनगर के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, विजयनगर को कहा जाता है विजय का शहर, और आप सबको पता ही है ये जो है कब खत्म हुआ, तो 1565 ईस्वी में इसको लूट लिया गया और ये जो विजयनगर है वो जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत है वो किसने किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 2 भाई ने मिलकर के किया था। एक का नाम है हरिहर और एक का नाम है बुक्का। तो इन दोनों ने मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य का शुरुआत किया था, और ये कब किया था, 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि विजयनगर का जो शासक है उसको रायस कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको बताया था कि विजयनगर का सबसे ताकतवर, सबसे महान राजा का नाम क्या है, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश से थे, तो वो जो है तुलु राजवंश से थे। कौन से वंश से, तुलु राजवंश से। हमने आपको टोटल 4 वंश के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जैसे कि संगम राजवंश जो है वो 1336 से 1485 तक चला था। अच्छा, हरिहर और बुक्का जो है वो कौन से राजवंश से था, वो संगम राजवंश से ही था। ठीक है, उसके बाद इसको जो है कौन हरा दिया, सालू राजवंश। फिर सालू राजवंश जो है 1485 से लेकर के 1505 तक चला। फिर सालू वंश को जो है तुलु राजवंश हटा दिया। ठीक है, फिर तुलु राजवंश जो है 1505 से 1570 तक चला, और इसी से संबंध था कृष्णदेव राय का। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि खिलजी वंश था, जैसे कि मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया, खिलजी वंश के बारे में बताया, तुगलक वंश के बारे में बताया, आप लोग पढ़े होंगे। तो वैसे ही जो है ये 4 राजवंश जो है चला था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, और फिर लास्ट में तुलु राजवंश को जो है अरविंदु राजवंश हरा दिया। तो हमने आपको बहुत अच्छे से कल सारा चीज पढ़ा दी है। प्लीज अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। कॉलिन मैकेंजी के बारे में भी बताए थे आपको। कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था 1754 में, और यही जो है बिल्कुल यही जो है हम्पी का एक प्रकार का खोज किए थे। आप सबको पता ही होगा हम्पी क्या था, तो एक शाही केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है, और यहाँ पर बड़े बड़े महल थे, राजमहल भी था, और 60 से अधिक मंदिर था। ठीक है, हमने आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज का जो सेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल कृष्णदेव राय के बारे में भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राय के बारे में। हमने आपको कल बताया था कि राय किसे कहा जाता है, राय से बना है रायस। ठीक है, यानी कि विजयनगर का जो शासक है उसको कहा जाता है रायस, और रायस जो है वो राय से ही बना है। तो राय और नायक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वहां का शासक कैसा होता था, क्या क्या होते थे, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 2 है आपका। विजयनगर के शासक को राय तथा सेना के प्रमुख को नायक कहे जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता है, तो विजयनगर के शासक को राय कहा जाता है, और वहां के जो प्रमुख सेना होते हैं उनको सेना के जो प्रमुख होते हैं उसको कहा जाता है नायक। ठीक है, सेना प्रमुख शक्ति का प्रयोग कर समर्थक की सहायता से किलों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, सेना जो है वो प्रमुख शक्ति का प्रयोग करके समर्थक की सहायता से किलों पर नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। नायक जो है वो एक जगह से दूसरे जगह का भ्रमण करते थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई, क्या क्या काम होता है किनका। सेना का काम होता है शक्ति का प्रयोग करके शस्त्र समर्थक, यानी कि पूरा किला जो होता है, जहां पर राजा का महल होता है, जो किला होता है, उन पर एक प्रकार का नियंत्रण रखना, देखभाल करना, ये काम होता है सेना का। और नायक का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, भ्रमण करना, घूमना फिरना, और हर जगह का खैर खबर रखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये काम होता था नायक का। ठीक है, उनके बाद देखिए ये नायक जो है तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो नायक है वो कौन सा भाषा बोलते थे, तेलुगु या कन्नड़। ठीक है, आगे देखिए अमर नायक जो है एक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक एक नाम है, जो कि एक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए राज्य का क्षेत्र दिए जाते थे। राय किसे कहा जाता है, यानी कि विजयनगर का जो शासक होता है। ठीक है, तो अमर नायक जो है एक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें शासक के द्वारा शासन करने के लिए राज्य का क्षेत्र दिया जाता था, तथा वे व्यापारियों, किसानों, शिल्प कर्मियों से भू राजस्व और अनेक तरह के टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि नायक जो है एक सैनिक कमांडर था, और वो राय के द्वारा जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये जो सैनिक कमांडर है उनको क्षेत्र दिया रहने के लिए। फिर उनसे क्या काम लिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था कि जाओ तुम बिजनेसमैन के पास, किसान के पास, शिल्प कर्मियों के पास, और जो जिसका भी जमीन है उनके पास जाकर के भू राजस्व लो, और अनेक तरह का टैक्स उन लोगों से लिया जाता था नायक के द्वारा, सैनिक कमांडर के द्वारा। ठीक है, अमर नायक साल में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे, और ये जो अमर नायक है वो सभी अमर नायक जो है वो सभी से तो वसूल लेते थे, किसान से, शिल्प कर्मियों से, व्यापारियों से, लेकिन ये राजा को जो है एक साल में सिर्फ एक ही बार भेजते थे।
पूरा मिला जुला करके जैसे भी हो, लेकिन साल में सिर्फ एक ही बार राजा को भेंट भेजते थे, यानी कि गिफ्ट बोल सकते हैं या फिर टैक्स बोल सकते हैं, टैक्स को भेजते थे। ठीक है, राजस्व का कुछ अंश जो है वो मंदिरों और सिंचाई साधनों पर खर्च किया जाता था, और जो भी टैक्स से जो भी चीज जमा होता था उसका कुछ अंश का मतलब बहुत ही कम मात्रा में मंदिरों में और सिंचाई के साधनों पर खर्च किए जाते थे। तो आपको समझ में आ गया राय और नायक के बारे में, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक का क्या भूमिका है। अब हम लोग देखते हैं गजपति के बारे में। गजपति का मतलब होता है हाथियों का स्वामी, यानी कि हाथियों का मालिक। ठीक है, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी यानी कि मालिक। और ये जो है 15वीं सदी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश गजपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो गजपति का मतलब आपको समझ में आ गया, हाथियों का स्वामी यानी कि मालिक। और 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश वो जो है गजपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अश्वपति और नरपति के बारे में। हमने पहले गजपति के बारे में बताया जो क्या होता है, हाथियों का स्वामी होता है। अब आगे देखिए अश्वपति और नारपति के बारे में। ये जो है विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा गया। ठीक है, तो विजयनगर का ऐसा कहा जाता है कि जो दक्कन का सुल्तान है उनको अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा गया। ये कहाँ पर प्रचलित है, विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में। ठीक, और रायों को नरपति तथा नर का अर्थ पुरुष या लोगों के स्वामी का नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब आपका सिंपल ये है कि सुल्तानों को अश्वपति, सुल्तान जो होते हैं उनको अश्वपति कहा जाता है या फिर घोड़ों का स्वामी। ठीक, उसी तरीके से जो राय होते हैं उनको कहा जाता है नरपति, जिसका मतलब होता है, मतलब कि नर का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, तो नरपति कहा जाता है किसको, रायों को, या फिर लोगों का स्वामी। तो लोगों का स्वामी कहा जाता है नरपति को यानी कि रायों को। उसी तरीके से अश्वपति यानी कि घोड़ों का स्वामी जो है वो सुल्तानों को कहा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोग देखते हैं यवन के बारे में। यवन शब्द का संस्कृति, ये यवन जो है एक संस्कृति शब्द है, संस्कृत का भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ये जो यवन शब्द है वो संस्कृति भाषा का एक शब्द है। इसका प्रयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में जो भी लोग आते थे उनके लिए ये जो है किया जाता था यवन का प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए अमर के बारे में। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द समर से हुआ है। अमर शब्द का जो आविर्भाव है वो मान्यता अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है युद्ध यानी कि लड़ाई। और यह जो है फारसी भाषा के शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है। अमर जो है वो एक फारसी शब्द है जो कि अमीर, इनसे भी मिलता जुलता है। और अमीर का मतलब होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, है ना। आप लोग सुने होंगे अमीर जो भी अरतुरुल गाजी वगैरह देखे होंगे, अगर सुने होंगे आप लोग, जो भी देखे होंगे उनको जब पता होगा अमीर के बारे में, है ना, अमीर कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो अमर शब्द का प्रयोग वो संस्कृत भाषा में भी हुआ है, जिसका मतलब वो जिस शब्द भाषा के शब्द समर से हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, युद्ध लड़ाई। तो अमर का मतलब लड़ाई होता है। या फिर अमीर जो है वो फारसी भाषा से भी बनता है, जिसका मतलब होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति होता है ना, यानी कि ऊंचे पद में जो होते हैं उन्हें अमीर बोला जाता था। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की राजधानी के बारे में पढ़ेंगे और उनके परिप्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, परिप्रदेश किसे कहा जाता है? जैसे अभी राज्य बिहार है, झारखंड है, यूपी है ना, राजस्थान है, तो वैसे ही ये राजस्थान क्या है, राज्य है, यूपी क्या है, राज्य है। तो उसी तरीके से इसी राज्य को पहले अभी भी बोलता है वैसे परिप्रदेश, है ना। तो परिप्रदेश अगर कहीं भी आ जाए तो आपको समझना है कि यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको पूछ दे कि आपका परिप्रदेश क्या है, तो जो बिहार से बिहार बोलना है, जो यूपी से यूपी, जो राजस्थान से राजस्थान, ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विजयनगर की विशेषताएं और उनका जो संरचनात्मक ढांचा है, यानी कि उनका विशेषताएं, उसका जो ढांचा है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि विजयनगर में जल की पूर्ति कैसे कैसे होती थी, वहाँ पर सड़कें कैसे थी, किलेबंदियाँ जो है वो किस तरीके से होता था। फिर हम लोग आगे देखेंगे राजकीय केंद्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राजकीय केंद्र में जो अन्य भवन है उनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और जो भी पॉइंट हम आपको नोट करने के लिए बोलते हैं प्लीज इसको नोट कीजिए। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये सारा चीज कर दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं विजयनगर में जो है जल की पूर्ति कैसे होती थी। तो सबसे पहला है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संपदा, है ना। विजयनगर में जो जल की पूर्ति है वो कैसे होती थी, अब हम लोग इन्हीं को देखने वाले हैं। तो देखिए, विजयनगर में जल की पूर्ति जो है वो तुंगभद्रा, हमने आपको कल भी बताया था तुंगभद्रा के बारे में। तो सिंचाई वगैरह भी जो है इन्हीं से होता था, है ना। 2 नदी से टोटल होता था, हम आपको सारा बताएंगे, ध्यान से सुनिए। तो विजयनगर में जो है जल की पूर्ति वो तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, यानी कि पुल है। कुंड का मतलब होता है पुल, इसी के द्वारा होती थी। यह जो नदी है वो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके लगभग सभी धाराओं को साथ साथ बांधकर अलग अलग आकारों के हौज का निर्माण किए गए थे। हौज का मतलब एक प्रकार का कुआं आप समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल जो कि एक प्रकार का कोरना टाइप का इस प्रकार का होता है हौज। ठीक है, तो निर्माण किए गए थे तथा शहर के विभिन्न शुष्क क्षेत्रों में जल का संचयन
और प्रबंधन करना अति आवश्यक था। तो विजयनगर में जल की पूर्ति वो कैसे होती थी? तुंगभद्रा नदी के द्वारा एक पुल बनाया जाता था, प्राकृतिक कुंड हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा एक पुल के जैसा बनाया हुआ था, ठीक है, प्रकृति के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक कुंड बोलते हैं। और कुंड का मतलब होता है पुल, ठीक है। और ये जो तुंगभद्रा नदी है वो उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी, उत्तर से लेकर के पूर्व दिशा में ये नदी बहती थी और सभी धाराओं को साथ साथ कर बांध करके जो है एक अलग प्रकार का आकारों का हौज का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। वहीं पे जो है शुष्क क्षेत्रों में जल का संचयन किया जाता था और प्रबंधन करना अति आवश्यक था। ठीक, चीजें आपको समझ में आ गई। शुष्क का मतलब जहां पर सूखा क्षेत्र होता था वहां पर जो है जल को जमा करके रखा जाता था। दूसरा है कमलपुरम जलाशय, यानी कि हौज। इस हौज का जो पानी है वो राजकीय केंद्र तक ले जाया गया था, यानी कहने का मतलब है जो राजकीय केंद्र है, आगे हम लोग राजकीय केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, तो राजकीय केंद्र तक कौन से हौज का पानी लिया जाता था? कमलपुरम जलाशय का। तो कमलपुरम जलाशय का जो पानी है वो राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में किया गया था। इस जलाशय से कई महत्वपूर्ण नहर भी जुड़े हुए थे। ठीक, अब तीसरा है हिरिया नहर। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध द्वारा पानी लाया जाता था, यानी कि जो हिरिया नहर है वो कहां से पानी लाया जाता था इस नहर में? तो इस नहर में तुंगभद्रा पर जो बांध बना है उन्हीं के द्वारा पानी लाया जाता था। इसका निर्माण संभव संगम वंश के द्वारा करवाया गया था। और ये जो हिरिया नहर है इसका निर्माण कौन से वंश के द्वारा किया गया था? संगम वंश के द्वारा। किसके द्वारा? संगम वंश के द्वारा। इसके पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग अलग करने वाली घाटियों को सिंचित करने के लिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए किया जाता था। चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि हिरिया नहर का जो पानी है वो धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटी थी उन्हीं को सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो आपको समझ में आ गया जल संपदा के बारे में, कमलपुरम के जलाशय के बारे में, हिरिया नहर। तो कुछ इस प्रकार का जो है विजयनगर में जल की पूर्ति होती थी इस तरह से। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं विजयनगर की सड़कों के बारे में देखेंगे और किलेबंदियां, यानी कि कैसे कैसे वहां पर किला होती थी उनको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, देखिए 15वीं शताब्दी में फारस के शासक जिसका नाम है कालीकट, उन्होंने जो है विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक को अपना दूत का मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि अपना बात को जो है कह दिया। अब जाकर के, क्योंकि पहले के ज़माने में तो कैमरा वीडियो कॉल कुछ तो था नहीं, तो क्या होता था, हम जो है अपना दूत को बोल दिए, फिर वो जो दूत है वो उस राजा को जिसको हम बोलने के लिए बोले फिर उनको जाकर के बोलेगा, है ना। तो 15वीं शताब्दी में फारस के जो शासक थे कालीकट, उन्होंने जो है विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा। ठीक, रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित था, तो उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों के बारे में लिखा। आपको चीजें समझ में आ गई, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखते जाइए और सुनते जाइए। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में कालीकट ने विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा और उनको क्योंकि किले वगैरह बहुत अच्छा लगता था तो उन्होंने जो है किलों के बारे में 7 पंक्तियों के किलों के बारे में 7 पंक्ति में लिखा। यानी कहने का मतलब है कि टोटल 7 लाइन 7 पंक्ति जो है उन्होंने किले के बारे में लिखा। उन्होंने दीवार को देखा तो सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे से आपस में जोड़ती थी। यानी कि जब उन्होंने दीवार को देखा तो वो जो दीवार है वो शहर की चारों ओर बनी हुई थी, शहर के चारों ओर। ये जो दीवार है सबसे पहले तो शहर के चारों ओर बनी हुई थी, साथ में पहाड़ियों की एक दूसरे से आपस में जोड़ती थी। जो बड़े बड़े पहाड़ होते थे उनको एक दूसरे से जोड़ता था ये दीवार। ठीक है, ये दीवार इतना बड़ा हुआ करता था चारों तरफ। जैसे मान लेते हैं किला है तो किला के चारों तरफ दीवार है और ये दीवार है एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ता था। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने देखा। इनमें जो है पत्थर के फनाकर टुकड़े का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी पत्थर का टुकड़ा जो है उन्हीं का प्रयोग किया गया था दीवार को बनाने के लिए, जिस कारण से वह अपने स्थान पर टिके रहते थे। और यही कारण है कि जिससे दीवार जो है वो बिल्कुल खड़ी रहती थी, गिरती नहीं थी। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा दीवार है, गिरने का बहुत ही ज्यादा चांस होता था, पहाड़ के बराबर दीवार होता था, लेकिन फिर भी नहीं गिरती थी क्योंकि उनको पत्थर के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और किलेबंदी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है कि जैसे ये राजा का महल है तो महल के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार बनाएगा और इस दीवार में जो है कुछ सैनिक को भी रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को किलेबंदी बोला जाता था। ठीक, अब देखिए तो आपको दीवार के बारे में समझ में आ गया कि वो जो दीवार इतना बड़ा होता था कि दोनों पहाड़ को मिल जाता था, दोनों पहाड़ को मिला देता था, पहाड़ के बराबर होता था। और ये जो दीवार है वो शहर को चारों ओर से घिरे हुए था। ठीक, आगे देखिए दीवार की जो आंतरिक हिस्सा है यानी कि जो अंदर का हिस्सा है वो मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। एक मिट्टी और एक मलबा, इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ था दीवार का जो आंतरिक हिस्सा है वो। ठीक, उसके बाद इसके बुर्ज मीनार वर्गाकार और आयतकार थे। यानी कि इसका जो मीनार होता था वो वर्गाकार होता था और आयतकार होता था। कहीं कहीं पे स्क्वायर टाइप का होता था, कहीं कहीं पे आयत यानी कि आयतकार टाइप का होता था। यानी कि उसका जो मीनार होता था वो वर्गाकार और आयतकार होता था। इस किलेबंदी में खेतों को घेरा जाता था।
और इस किलेबंदी में जो है खेतों को भी घेरा जाता था। ठीक, विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीतियां अपनाई थी और उन्होंने जो है अपने शासक ने मतलब यानी कि कृषि को सुरक्षित करने के लिए, खेती बाड़ी को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने जो है महंगी और व्यापक नीतियां अपनाई थी और अच्छी अच्छी नीतियां जो है उन्होंने अपनाई थी। दूसरी किलेबंदी नगरियों के केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, जबकि तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो दूसरी किलेबंदी नगरीय के केंद्र के आंतरिक भाग को चारों ओर बनी हुई थी, जबकि तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थी जो शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ती थी। ठीक है, तो दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था, एंट्री डोर होता था, और जो कि शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ता भी था। किलेबंदी बस्ती में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की के सुल्तानों द्वारा स्थापत्य चारित्रिक तत्व माने जाते थे। ठीक है, यानी कि किलेबंद बस्ती में प्रवेश करने के लिए जो है प्रवेश द्वार पर एक मेहराब जैसा बना हुआ था, गुंबद जैसा, जो कि किसके द्वारा, तो तुर्की सुल्तानों के द्वारा ये जो है स्थापत्य चारित्रिक तत्व माने जाते थे। इसी कला इतिहासकारों ने इस शैली को हिंदी इस्लामी करार दिया और इसी के कारण जब ये कला देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रकार का बोल सकते हैं ये जो है तुर्की के द्वारा बनाया गया था और बहुत ही ये जो गुंबद है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, इसलिए ये जो शैली है उनको कहा जाता है इस्लामी, हिंदी इस्लामी, हिंदी से इंडिया हो गया, इस्लामी से तुर्की हो गया। ठीक, आगे देखिए, पुरातात्विदों ने कुछ स्थानों पर चीनी मिट्टी पाया, यानी कि पुरातात्विद जो खोज करता है इतिहास के बारे में जो पता लगाता है, तो उनको जो है कुछ स्थान पर चीनी मिट्टी भी मिला और यह स्थान जो है वो शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना था। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने कहा कि स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते थे और इसी स्थान पर कहा कि यहाँ पर जो है अमीर व्यापारी भी रहते थे। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ पर स्थित मस्जिद तथा मंदिरों को के विशिष्ट कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रियासी मोहल्ला भी था, मुस्लिम वगैरह भी थे यहाँ पर, साथ में यहाँ पर मस्जिद और मंदिर वगैरह भी यहाँ पर है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई विजयनगर की सड़कों के बारे में और किले बंदियाँ किस तरीके से की जाती थी, कैसे कैसे दीवार होता था, कैसे दो पहाड़ को जोड़ता था, किस तरीके से मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था दीवार का जो अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं राजकीय केंद्र, ये भी जो है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI है, तो राजकीय केंद्र को हम लोग देखते हैं। देखिए, यह बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, यानी कि जो राजकीय केंद्र है वो बस्ती के दक्षिण और पश्चिमी भाग में स्थित था, जिसमें 60 से अधिक मंदिर था। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था और यहाँ पर भी 60 से अधिक मंदिर था। अच्छा, शासक इन देव स्थलों में मौजूद देवी देवताओं से संबंध के जरिए से अपनी सत्ता हासिल करने तथा वैधता प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो क्या करता था, इस जगह पे जाता था और जो भी मंदिर होता था, क्योंकि क्या होता है जब आदमी इलेक्शन वगैरह आता है तो वो क्या करता है, अपना मंदिर जाने के लिए लगता है, मस्जिद जाने के लिए लगता है, लोगों को दिखाता है कि देखिए हम देवी देवताओं से जुड़े हैं। ठीक है, तो शासक उस समय भी यही करता था। वो क्या करता था, जो भी देव स्थल है, जो भी देवी देवता है, उससे संबंध बना के रखता था, जिससे क्या हो, उनको सत्ता हासिल हो। ठीक, यहाँ लगभग 30 बड़ी संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है, जो कि अनुष्ठीन कामों यानी कि पूजा पाठ से संबंधित नहीं थे। यानी कि यहाँ पर 30 ऐसी बड़ी संरचनाएं हैं, ऐसी बड़ी बड़ी महल है जो कि बिल्कुल पूजा पाठ से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा चीज और भी होता था। ठीक है, मंदिर पूरी तरह राजगिरी से निर्मित था और ये जो मंदिर होते थे वहाँ पर राजकीय केंद्र में, तो ये सभी जो है किस तरीके से बने हुए थे, राजगिरी से। चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब राजकीय केंद्र में जो अलग अलग भवन है उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखिए, राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में लोटस यानी कि कमल महल है। इसका नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो राजकीय केंद्र में सबसे जो सुंदर जगह है वो क्या है, लोटस यानी कि लोटस कमल है। ठीक है, ये महल एक महल है इसका नाम जो है वो किसके द्वारा रखा गया है, अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा रखा गया है। कब, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए नक्शा के अनुसार यह लोटस एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजाओं अपने परामर्शदाताओं सलाहकार से मिला करते थे। यानी कहने का मतलब है ये जो राजकीय केंद्र में एक जगह है, मतलब एक महल है जिसका नाम है लोटस महल, ये जो है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा ये नाम रखा गया था। चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये जो महल है वो किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो है जो मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था और ये एक प्रकार का परिषदीय सदन था। जैसे
MP वगैरह MLA वगैरह जाके एक जगह बैठता है, तो वैसे ही लोटस भी एक जगह था जहाँ पर परिषद लोग आकर के बैठते थे, सलाहकार लोग यहाँ पर आकर के मिला करते थे। ठीक, इनका प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। और ये जो लोटस महल है इसका प्रयोग राजा के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। इनके बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, परंतु पटल मूर्तियां इनकी दीवारों पर सुरक्षित है। ठीक है, इनके बीच की जो देवस्थल की मूर्तियां हैं वो तो अभी नहीं है, लेकिन इनके पटल मूर्तियां जो है वो उनकी दीवारों पर अभी भी सुरक्षित है। चीज़ें आपको समझ में आ गई? आपको ये चीज़ समझ में आ गया राज के केंद्र में जो अन्य भवन है, तो अन्य भवन का नाम ही है लोटस यानी कि कमल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं महानवी डिब्बा के बारे में। ये भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महानवी डिब्बा जो है वो शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक लोकप्रिय आकर्षक महल था। ठीक है, लोकप्रिय आकर्षण यानी कि एक ऐसा महल था जो कि शहर के सबसे ऊंचे महल में से एक था। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही आकर्षण भी था। ठीक, इसे जो है कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो कि एक बहुत ही महान शासक था, उन्हीं के द्वारा जो है ये महानवी डिब्बा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब इस संरचना से जुड़े कुछ पर्व है, यानी कि ये जो संरचना है इससे कुछ जुड़े पर्व है उनको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखते हैं। फिर उनके बाद हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे और पार्ट 3 में जो है आपका हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में। ठीक है, धार्मिक केंद्र के बारे में लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस संरचना से जुड़े कुछ पर्व। सितंबर तथा अक्टूबर के शरद महीनों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे उत्तर भारत में दशहरा, यानी कहने का मतलब है कि सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वहाँ पर हिंदू त्योहार बनाए जाते हैं ना। तो इस हिंदू त्योहार है जिसे उत्तर भारत में दशहरा कहा जाता है। उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? दशहरा। बंगाल में इसी को दुर्गा पूजा कहा जाता है। ठीक, और प्रायद्वीपीय भारत में इसी को नवरात्रि या महानवी के नाम से भी जाना जाता था। तो इस संरचना से जुड़े कुछ पर्व है, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। अब इसी अवसर में विजयनगर के राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। तो जब भी दशहरा होता था, देखिए दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवी, ये सभी एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह में, जैसे उत्तर भारत में दशहरा बोलता है तो बंगाल में दुर्गा पूजा बोला जाता है, लेकिन सब कुछ है एक ही चीज़। ठीक, अब तो इसी अवसर में, यानी कि जब ये दुर्गा पूजा वगैरह होता था तो उसी अवसर में जो विजयनगर के राजा होते थे वो अपना ताकत का प्रदर्शन करता था, अपनी ताकत को दिखाता था। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, यानी कि राजा का जो भवन है इस संरचना अंत क्षेत्र में, अंदर के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसके राजकीय आवास होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। तो राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे बड़ा है, लेकिन इसके राजकीय आवास होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच थे, पहला है सभा मंडप और दूसरा है महानवी डिब्बा। यानी कि इसके सबसे जो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि महानवी डिब्बा जो है वो सबसे ऊंचा महल होता था और ये बहुत ही अच्छा होता था देखने में। लोग इनको बहुत ही ज्यादा देखते थे, पसंद भी करते थे, क्योंकि ये जगह जो है काफी अट्रैक्टिव होता था। तो यही कहा जा रहा है कि इसके दो सबसे प्रभाव वाले मंच थे। कहने का मतलब है कि जो राजा था, मंच का मतलब क्या होता है? जैसे स्टेज होता है ना, स्टेज में जाके हम लोग भाषण देते हैं, तो वैसे राजा जो है उनको मंच बोला जाता है। तो इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच थे, पहला है सभा मंडप और दूसरा है महानवी डिब्बा। तो यहाँ पर ये जो है एक ऊंचा मंडप है। ठीक है, तो यहीं पे राजा एक प्रकार का जाके भाषण वगैरह देते थे, अपना ताकत का, अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब पार्ट 3 में हम लोग धार्मिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोपुरम तथा मंडप के बारे में पढ़ेंगे, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, विट्ठल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी आपका विजयनगर के साम्राज्य के पतन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI, MVVI। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण जो है आपको पूछा जाता है। फिर हम लोग मंदिरों, महलों और बाजारों का आकलन देखेंगे, फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पार्ट 3 में, यानी कि कल ये वीडियो आपका बिल्कुल कल जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनेगा फिर उनको करेंगे। ठीक है, और सिलेबस का आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और जम करके प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू।